मेरी खूबसूरत और कम उम्र बहन दूसरे शहर में रहती थी। बहुत ज़्यादा बीमार होने की वजह से मैंने उसको अपने पास बुला लिया। लेकिन अक्सर रात को मुझे पता नहीं क्यों इतनी बेहोशी की नींद आती कि मेरी आंख सुबह जाकर खुलती थी। और सुबह जब मैं उठती तो मेरी बहन रो रही होती। जब मैं उसे वजह पूछती तो कुछ न बताती। एक रात जब मेरा पति मेरे कमरे में नहीं था तो मैंने देखा कि मेरे बहन के कमरे से सिसकने की आवाज़ें आ रही हैं। मैं जल्दी से उठकर अपनी बहन के कमरे में गई थी और जो सामने का मंजर मेरी आंखों ने देखा था, मेरा जी चाहा चीखें मार मार कर रोऊं। काश ये सब कुछ देखने से पहले मेरी आंखें फूट जाती, क्योंकि मेरा पति मेरी बहन के ऊपर चढ़कर, मेरी शादी को 1 ही साल हुआ था, मेरा पति मुझसे बहुत ही मोहब्बत करने वाला था। मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल भी रखता था। मैं अकेली रहती थी, सास ससुर की जिम्मेदारियों से फ्री थी, क्योंकि सागर के माँ बाप का बहुत पहले ही देहांत हो चुका था। एक बार मैं धुले कपड़े डालने छत पर गई। मुझे नहीं पता था कि छत पर बंदर आए बैठे थे। उन बंदरों ने मेरे ऊपर हमला किया तो मैं जो डर कर भागी तो सीढ़ियों से मेरा पैर फिसल गया और मैं नीचे जाकर गिरी थी। मेरे सर पर भी काफ़ी चोटें आई थीं और मेरे पैर की हड्डी भी टूट गई थी। मैं चलने फिरने के काबिल भी नहीं बची थी, क्योंकि मैं घर पर अकेली थी। इसलिए अब मुझे संभालने वाला कोई नहीं था। इसलिए मैंने अपनी छोटी बहन को अपने पास बुला लिया, क्योंकि मेरे पैर पर तो प्लास्टर बना हुआ था। मेरा मायका दूसरे शहर में था, इसलिए कुछ दिन बाद ही मेरी छोटी बहन सुरभि को मेरा भाई मेरे पास छोड़ गया था और मेरी बहन ने आते ही पूरा घर भी संभाल लिया था। वो पूरे घर का काम काज करके मेरे पास बैठ जाती थी और मुझसे खूब सारी बातें भी करती थी। मेरा मन बहला रहता था। मेरी बहन की उम्र अभी बहुत कम थी। अभी उसने सिर्फ 70वीं साल में ही कदम रख पाया था। वो बेहद खूबसूरत और इतनी मासूम थी कि उससे नज़रें हटाना मुश्किल होता था। मैं धीरे धीरे स्टिक के सहारे अब चलने लगी थी। मुझसे काम तो नहीं किया जाता था, लेकिन थोड़ा बहुत टहल लेती थी। एक रात मेरी आँख खुली तो सागर कमरे में नहीं था। मैं उठकर कमरे से बाहर निकली तो मुझे किचन से सुरभि के हंसने की आवाज़ें आ रही थीं। मुझे कुछ हैरत हुई थी कि इस वक्त वो किचन में क्या कर रही है। मैं किचन में आई तो सुरभि के साथ अपने पति सागर को देखकर कुछ हैरान हुई थी। वो दोनों किसी बात पर हंस रहे थे। मुझे देखकर सुरभि मेरे पास आ गई और कहने लगी, दीदी, सागर जीजू ने तो आज मुझे डरा ही दिया था। मैं अपने लिए चाय बना रही थी कि जीजू पीछे से आकर चिल्लाकर बोले थे। मेरी तो डर के मारे जान ही निकल गई थी। सागर भी हंसने लगे थे और सुरभि से कहने लगे, तुम तो बच्चों की तरह डर जाती हो। फिर मेरी तरफ मुंह करके बोले, मैं पानी पीने आया था। सुरभि को देखकर शरारत सी सूझ गई। जब से ये घर पर आई है तुम्हारे साथ कुछ हंस बोल लेती है तो घर में एक रौनक भी लगी रहती है और मेरा भी दिल लगा रहता है। बात यूं ही आई गई हो गई थी। मैंने भी मुस्कुराकर बात बदल दी, लेकिन अब एक अजीब सी बात मेरे साथ होने लगी थी, और वो ये कि रात को सुरभि मुझे दूध का गिलास देती, जिसे पीकर मुझे गहरी नींद आने लगती थी। अक्सर अब देर रात तक सागर और सुरभि आपस में बातें करते रहते थे। कुछ दिनों से ना जाने क्यों मुझे सुरभि की बातें कुछ शक भरी लगने लगी थीं। वो अकेली किचन में काम कर रही होती और जब मैं अचानक से किचन में जाती तो वो यूं डर जाती जैसे ना जाने कौन आ गया हो। मुझे देखकर उसकी रंगत उड़ जाती। जब मैं उससे डरने की वजह पूछती तो वो मुस्कुराने लगती और बात को टाल जाती। मैं एक बार उसके कमरे में गई तो वो मोबाइल पर किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। मैं कमरे के बाहर खड़ी होकर सुनने की कोशिश करने लगी कि वो किससे बात कर रही है। वो फ़ोन पर किसी से कह रही थी कि अगर दीदी को पता चल गया तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगी। वो इस तरह की बात किससे कर रही थी और मुझसे क्या छुपाया जा रहा था। मैं यही सोचने लगी कि तभी वो फ़ोन पर किसी से कहने लगी, कब तक हम छुप छुप कर मिलते रहेंगे। उसके बाद वो फ़ोन पर हर बात का बस हाँ हूँ में जवाब देने लगी। मैं वापस पलटकर अपने कमरे में आ गई। किससे बात कर रही थी? सुरभि। सुरभि की तो शहर में किसी से जान पहचान भी न थी और इस टाइप की बातें। आज पता नहीं क्यों मेरा दिल बेचैन हो रहा था। मैंने दूध नहीं पिया था। रात को मैंने गहरी नींद में सोने का नाटक किया। रात के 1 बजे सागर कमरे से बाहर निकल गए। कुछ देर बाद मैं भी स्टिक के सहारे चलते हुए बाहर निकल गई थी। बातों की आवाज़ें मुझे सुरभि के कमरे से आ रही थी। मैं जब उसके कमरे में गई और दरवाज़ा खोला तो मेरे पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई थी। अचानक मैंने अपनी चीखों को दबाया था। मैंने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। सामने सुरभि बिना दुपट्टे के डरी सहमी बदहवास खड़ी थी और सागर भी उसके पास खड़े थे। सागर ने मुझे पीछे पलट कर देखा तो मेरे पास आ गए और कहने लगे, बहन को यहाँ बुलाने का तो बहुत शौक था तुम्हें।
अब अगर वो आ गई है तो इसका ख्याल भी रखा करो। तुम तो शायद बेहोशी की नींद सोती हो। मैं कमरे से बाहर आया तो सुरभि के चिल्लाने की आवाज़ें सुनकर इसके कमरे में आ गया। छिपकली इसके दुपट्टे पर थी, इसलिए मुझे इसका दुपट्टा उतार कर दूर फेंकना पड़ा। फिर भी अभी तक देखो कितनी डरी सहमी सी अपनी जगह खड़ी हुई है। मैं तेजी से उसके पास आई। वो शायद छिपकली से बहुत ज़्यादा डर गई थी। मैंने सुरभि को अपने साथ लगा लिया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वो मेरे साथ लगी फूट फूट कर रोने लगी। मैंने उसे दिलासा दिया, लेकिन वो यूं बिलख बिलख कर रो रही थी जैसे कोई छोटा बच्चा रोता है। उसके दिल की धड़कनें बहुत ही तेजी से चल रही थी। मैं सुरभि को अपने कमरे में ले गई। रात भर सुरभि डरती रही और मुझसे लिपटती रही। बचपन से ही सुरभि की ये आदत थी कि वो छिपकली से बहुत ज़्यादा डर जाया करती थी। मुझे नहीं मालूम था कि वो अब भी छिपकली से इतना डरती है। 2 दिन तक मैंने उसे अपने पास ही सुलाया था और सागर दूसरे कमरे में सो जाते थे। लेकिन वो चेहरे से अब मुझे कुछ बीमार सी लगने लगी थी। कहने लगी, दीदी मुझे वापस घर भेज दें। मैंने कहा, सुरभि बस 15-20 दिन की बात है, मैं घर संभालने लग जाऊं तो चली जाना। मेरी बात पर वो कुछ परेशान सी हो गई। कहने लगी, आप किसी नौकरानी को रख लें, लेकिन मुझे वापस भेज दें। मेरा यहाँ दिल नहीं लगता। न जाने क्यों उसकी गोरी रंगत अब पीली सी पड़ती जा रही थी। वो पहले से कमजोर भी लग रही थी। मैंने कहा, ठीक है। रात को मैंने सागर से भी कहा कि सुरभि वापस जाना चाहती है, आप किसी नौकरानी का इंतजाम कर लें। मेरी बात पर वो कहने लगी, क्यों क्यों जाना चाहती हैं? मैंने कहा, उसका दिल नहीं लगता यहाँ, और देखो कमज़ोर भी हो रही है। और फिर देखो अब मैं भी स्टिक के सहारे चलने लगी हूँ। लेकिन सागर कहने लगे, स्टिक के सहारे से चलती हो तुम, अगर फिर से गिर गई तो जानती हो कितनी मुश्किल हो जाएगी। मैं सुरभि को डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। तुम मुझसे पहले कहती कि वो बीमार है तो मैं पहले ही दिखा देता। उससे कहो कुछ दिन और रह ले, फिर बेशक चली जाए। मुझे तो ये था कि तुम्हारा पाँव ठीक हो जाए, वरना मुझे क्या मतलब, तुम्हारी बहन है, जहाँ चाहे रहे। अगले दिन मैंने सुरभि को सागर के साथ डॉक्टर के पास भेज दिया। 4 घंटे बाद वो वापस लौटे तो सुरभि मुस्कुरा रही थी। हाथ में शॉपिंग बैग भरे हुए थे। सागर मुझसे कहने लगे, तुम्हें तो अपनी बहन का जरा भी ख्याल नहीं है। डॉक्टर कह रहा था बच्ची को खुश रखा करो। अब मैंने इसे ढेर सारी शॉपिंग कराई है, देखो कितनी खुश है। मुस्कुराती हुई सुरभि ने मेरे गले में बाहें डाल दी और कहने लगी, हाँ दीदी मैं बहुत खुश हूँ। मुझे सागर जीजू ने देखो कितनी सारी शॉपिंग कराई है, और आपके लिए भी एक खूबसूरत सी घड़ी खरीद कर लाए हैं। फिर वो मुझे शॉपिंग बैग से सारी चीज़ें दिखाने लगी। ये बात नहीं थी कि मुझे ये सब देखकर बुरा लगा था। सागर ने जो कुछ भी लेकर दिया था मेरी बहन को ही लेकर दिया था। लेकिन इस 1 साल में मुझे कभी इतनी ज़्यादा शॉपिंग नहीं कराई थी। हमेशा यही कहते मेरा बजट ज़्यादा नहीं है, इसलिए इतना कुछ लेने की क्या ज़रूरत है। ना जाने क्यों मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। रात को मैंने सागर से कहा, आपको क्या ज़रूरत थी सुरभि को इतनी शॉपिंग करवाने की? मेरी बात सुनकर वो कहने लगे, तुम्हारी बहन को मैं अपनी ही बहन समझता हूँ। सागर की मोहब्बत अपनी जगह ठीक थी, लेकिन मैं अपने बेचैन दिल का क्या करती जो मुझे अनजाने डर में डाल रहा था। सुबह को ही मैंने सुरभि से कहा कि मैं भाई को बुलाकर तुम्हें वापस भिजवा देती हूँ, अब मैं काफ़ी ठीक हूँ। लेकिन उसने सागर के सामने ही मना कर दिया। कहने लगी, नहीं दीदी, जब तक आप बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती मैं नहीं जाऊँगी। मैंने कहा, तुम्हारा तो यहाँ दिल नहीं लगता था, तो क्या फ़ायदा रहने का। ना जाने क्यों, लेकिन मैं चाहती थी कि सुरभि अब वापस गांव चली जाए। लेकिन सागर मुझ पर भड़क उठे। कहने लगे, जब वो कह रही है उसे अभी नहीं जाना तो तुम क्यों बहस कर रही हो। मैं भी चुप सी हो गई थी, लेकिन मेरे दिल को एक पल भी चैन नहीं था। सागर 1 मिनट के लिए भी बाहर जाते तो मैं उठकर उनके पीछे पीछे आ जाती, उन्हें उनका सामान खुद अपने हाथों से देने लगती। बार बार रातों को उठकर सुरभि का कमरा खोलकर उसे सोते हुए देखती। न जाने कैसी उलझन थी, कैसा डर था जो मेरे दिल में बैठ गया था। एक अनजाना सा डर जो मुझे नजर नहीं आ रहा था, लेकिन मेरे दिल को परेशान कर रहा था, जिसे मैं महसूस कर सकती थी। आज सुबह सागर की ऑफिस की छुट्टी थी। नाश्ता करते ही सागर सुरभि से कहने लगे, सुरभि तैयार हो जाओ, घर का राशन खत्म है, तुम मेरे साथ चलो तो मुझे खरीदारी में आसानी रहेगी। सुरभि ने एक बार भी इनकार नहीं किया था, फौरन से हाँ में सिर हिलाने लगी। अब तो एक बार फिर से मेरा दिल बेचैन हुआ था। सुरभि घर आते ही सामान किचन में रखकर अपने कमरे में चली गई। अब अक्सर ऐसा होने लगा था। ऑफिस टाइम में भी सागर सुरभि के साथ किसी न किसी बहाने से चले जाते। अब तो मेरा सब्र जवाब दे गया था। अकेले कमरे में बैठकर मैं रोने लगी थी। एक तरफ मेरा घर टूट रहा था और दूसरी तरफ मेरे घर की बर्बादी की जिम्मेदार मेरी सगी बहन थी। मैंने सोच लिया था कि अब मैं चुप नहीं रहूंगी। मैंने सबसे पहले सुरभि से बात की कि तुम घर की चीज़ों के बहाने कहाँ जाती हो। मेरी बात सुनकर वो सटपटा सी गई थी और नामे सिर हिलाने लगी और कहने लगी, कहीं भी तो नहीं, मैं तो सामान लेने ही जाती हूँ। मैंने थोड़ा गुस्सा होकर कहा कि सुरभि, मुझे सच सच बताओ, तुम्हारे और सागर के बीच क्या चल रहा है।
मेरी बात सुनकर सुरभि रोने लगी। वो मुझे कुछ बताने ही वाली थी इससे पहले कि वो मुझे कुछ कहती कि सागर के कमरे से बड़े गुस्से में अंदर दाखिल हुए थे और मुझे बड़ी जोर से पकड़ा और दूसरे कमरे में ले गए। कहने लगे, तुम होती कौन हो मेरे बारे में जासूसी करने वाली। मैं भी बर्दाश्त कर करके थक चुकी थी। मैंने कहा, आप सुरभि के साथ बहाने बनाकर कहाँ जाते हैं। इस बात पर सागर गुस्से से बिखर गए। कहने लगे, जहाँ मर्जी जाऊं, तुमने अगर आज के बाद मेरी जासूसी की तो छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। वो कहर भरी आंखों से मुझे देखकर बोल रहे थे। मैंने कहा, ठीक है, जो जी में आए करें। कल मैं सुरभि को वापस भेज रही हूँ, अब वो यहाँ नहीं रहेगी। ये कहने की देर थी कि सागर ने ना आओ देखा ना ताओ, वो मुझ पर टूट पड़े थे। सुरभि मेरी चीखें सुनकर कमरे का दरवाजा बजा रही थी। सागर ने पहली बार मुझ पर हाथ उठाया था। वो मुझे बेतहाशा मार रहे थे। उन्होंने मेरे बाल पकड़ लिए और मेरा सर जोर से झटका था। मुझसे कहने लगे, बहुत शौक है तुम्हें सच जानने का, तो सुन लो, मैं सुरभि से शादी करने वाला हूँ और देखता हूँ तुम उसे यहाँ से कैसे भेजती हो। ये कहकर वो कमरे से बाहर चले गए और मेरा मोबाइल भी हाथ से ले गए ताकि मैं किसी से कोई बात ना कर सकूं। मेरे कमरे का दरवाज़ा भी बंद कर दिया। मुझ में इतनी हिम्मत भी न थी कि उठकर दरवाज़ा खटखटा सकूं। बाहर अब वो दोनों मौजूद थे जिन्होंने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। मेरा चेहरा जगह जगह से नीला हो चुका था। होंठों के पास गहरा जख्म आ चुका था जिससे खून भी बह रहा था। सागर ने मुझसे साफ कह दिया कि वो और सुरभि एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे हैं और वो कल ही शादी कर लेंगे। फिर वो देखते हैं कि मैं कैसे उन्हें जुदा कर सकती हूँ। मैं अपनी किस्मत पर फूट फूट कर रो रही थी। मेरी बहन ने ही मेरा घर उजाड़ दिया था, मुझे बर्बाद करके अपना घर मेरे ही पति के साथ बसाने चली थी। पूरी रात मैं रोती रही। सुबह 10 बजे मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला। सुरभि मेरे कमरे में दाखिल हुई तो मैंने उसे देखकर नफरत से मुंह मोड़ लिया था। वो मेरे पास आकर बैठ गई तो मैंने गुस्से से और नफरत से उसे झटक दिया और कहा कि तुम मेरी बहन हो या डायन, मेरा घर बर्बाद करने से पहले तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। क्या ऐसी होती हैं बहनें तुम जैसी। मेरी बात सुनकर वो फूट फूट कर रोने लगी। कहने लगी, मेरा कोई दोष नहीं है दीदी, मैं तो खुद पिछले कई महीनों से एक दर्द को सह रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, ताकि आपका घर न टूटे। मैं ना समझी से उसे देखने लगी तो वो कहने लगी, दीदी, जब से मैं यहाँ आई हूँ मुझे सागर की नज़रों से उलझन सी महसूस होती थी। फिर मुझे ये लगने लगा कि मेरे कमरे में रात के समय कोई खिड़की खोलकर अंदर झांकता है। एक बार मैं किचन में अपने लिए चाय बना रही थी कि सागर ने मुझे आकर डरा दिया और बात हंसी में डाल दी थी। पहले मैंने भी इस बात को मजाक ही समझा था, लेकिन फिर एक बार वो किचन में आए और कहने लगे, तुम्हें अपनी बहन का जरा भी ख्याल नहीं है। देखो वो कितनी कमज़ोर होती जा रही है। रोज तुम उसे दूध में डालकर दिया करो और उसे मत बताना, वरना वो पिएगी नहीं, बहुत लापरवाह है। मैं आपको वो पाउडर दूध में डालकर देने लगी। एक दिन मुझे लगा कि मेरे कमरे का दरवाज़ा बंद हुआ, किसी ने अंदर से कुंडी लगाई है। जब अचानक मेरी आँख खुली तो सागर सामने खड़े थे। मैंने फ़ौरन से साइड पर रखा दुपट्टा खुद पर ओढ़ा था, लेकिन वो शैतानी हंसी हंसते हुए कहने लगे, मुझसे इतना क्यों घबरा रही हो, मैं कोई गैर थोड़ी हूँ। उनकी बात सुनकर मैं बेड से खड़ी हो गई थी। मैंने कहा, आप इस समय मेरे कमरे में क्यों आए हैं। वो कहने लगे, इस समय कोई किसी हसीन और खूबसूरत लड़की के कमरे में क्यों आता है। मुझे उनकी बात सुनकर डर महसूस होने लगा। मैं कमरे के दरवाजे की तरफ भागी ताकि कमरे से बाहर निकल सकूं। मैंने कमरे की कुंडी खोल ही पाई थी कि तभी उन्होंने मुझे बाजू से पकड़कर बेड पर फेंक दिया। मैंने चीख कर आपको मदद के लिए पुकारा था, लेकिन आप नहीं आई। वो मेरे मुंह पर हाथ रख चुके थे। मेरा रो रो कर बुरा हाल था और मैं अपनी इज्जत खो चुकी थी। वो अपने नापाक इरादे पूरे करके मेरे कमरे से जा चुके थे और मुझे ये धमकी भी दी थी कि मैंने अगर किसी को कुछ बताया तो आपको तलाक दे देंगे और मुझे भी जान से मार डालेंगे। मेरा सब कुछ लुट गया था, मैं बर्बाद हो चुकी थी। मेरा जी चाहा मैं खुद को ख़त्म कर लूँ या इस आदमी को ही मार डालूँ जिसमें ना किसी रिश्ते का मान था ना ही इंसानियत बची थी। मैंने बहुत बार कोशिश की कि आपको सच्चाई बता दूं, लेकिन उनकी घूरती हुई नज़रें मुझे अंदर से दहला देती थीं। वो रोज़ दूध में एक पाउडर डालकर देते और कहते, जाकर इसे अपनी बहन को पिला दो। मैं जान गई थी कि इसमें ज़रूर कोई नशीली चीज़ मिली हुई है ताकि आप उठ ना सकें। सागर रोज़ रात को मेरी इज्जत को तार तार करते रहे और मैं बेबसी से आंसू बहाती रहती थी। एक बार मुझे फ़ोन पर कहने लगे, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही खूबसूरत ड्रेस लाऊंगा, वो तुम रात को पहन लेना। मैंने कहा कि दीदी को पता चल जाएगा तो वो क्या सोचेंगी। वो कहने लगे, उसे खबर नहीं होगी। मैं उनसे बचने के बहाने ढूंढती थी, रोती थी। वो मुझे हर वक्त धमकाते रहते थे, परेशान करते थे। कहते थे, तुम्हारा बाप भी बीमार रहता है, अगर तुमने किसी के सामने जरा सा भी मुंह खोला तो मैं तुम्हारी बहन को तलाक दे दूंगा। तुम्हारा बूढ़ा बाप तो ये सुनकर ही मर जाएगा और तुम्हारी सच्चाई जानकर भी तुमसे भी कोई रिश्ता नहीं करेगा।
मेरा तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ज़्यादा से ज़्यादा कुछ सालों की सज़ा हो जाएगी और मैं फिर से आज़ाद हो जाऊंगा और उसके बाद मुझे और भी लड़कियां मिल जाएंगी। तुम्हारी बहन के घर का बसना और उजड़ना तुम्हारे हाथ में है। इसलिए मैं अंदर ही अंदर घुटती रही और सागर के हर जुल्म को सहती रही। मैं सोचती थी कि मैं तो बर्बाद हो ही चुकी हूँ, कम से कम आपका घर न टूटे। ऐसी ही एक रात थी जब सागर मेरे कमरे में आए थे। उस रात वो दरवाजे की कुंडी लगाना भूल गए थे, या फिर उन्हें चिंता ही नहीं थी, क्योंकि वो जानते थे कि नशीला दूध आप पी चुकी हैं। लेकिन उस रात आप अचानक मेरे कमरे में आ गईं तो उन्होंने छिपकली का बहाना रच दिया था। मैं ये तकलीफ सह सहकर थक चुकी थी, इसलिए आपके साथ लगकर रोने लगी थी। वो मुझे पीछे से इशारे कर रहे थे कि अगर तुमने जबान खोली तो तुम मारी जाओगी। मुझे उनसे बहुत डर लगता था। मैंने इसीलिए आपको कहा कि मुझे घर वापस भेज दें, लेकिन आपने मुझे उनके साथ डॉक्टर के पास भेज दिया। मुझे उन्होंने शॉपिंग कराई और कहने लगे, मुस्कुराती हुई घर में जाना और खुश दिखाई देना, वरना तुम्हारी बहन की बर्बादी और तुम्हारी मौत को कोई टाल नहीं सकता। मैं उनके हाथों की कठपुतली बनकर रह गई थी दीदी। ये कहकर वो रोने लगी थी। मैं किसी पत्थर की तरह बैठी उसे देख रही थी। वो कहने लगी, उन्होंने ही मुझसे कहा था कि मैं वापस जाने से इनकार कर दूं। फिर राशन के बहाने से मुझे होटल में ले जाने लगे थे, क्योंकि आप घर पर उन पर निगरानी रखने लगी थीं। उन्हें अकेला नहीं छोड़ती थीं और ना ही नशे वाला दूध पीती थीं। और फिर जो कुछ भी हुआ वो सब अब आपके सामने है दीदी। मुझे बताएं, मेरा क्या दोष है? आपका घर बचाने के लिए मुझे रोज एक कड़ी आजमाइश और दर्द से गुजरना पड़ता है। मुझे इनसे शादी नहीं करनी दीदी। वो मुझे शादी का जोड़ा देकर गए हैं। कह रहे थे जब मैं आऊं तो तैयार रहना, मैं तुम्हारे साथ मंदिर में जाकर शादी करूंगा। आपके कमरे की चाबी भी छुपा कर गए थे ताकि मैं आपको कमरे से ना निकाल सकूं, लेकिन वो मैं देख चुकी थी कि कहाँ रखी है, इसलिए आपका दरवाज़ा खोल दिया। मुझे बचा लें दीदी, भगवान के लिए मुझे इस दरिंदे आदमी से बचा लें। ये कहकर वो रोने लगी थी। मैं भी उसके साथ लगकर फूट फूट कर रोने लगी। 1 साल उस आदमी के साथ रहकर भी मैं उसके घटियापन को समझ नहीं पाई थी। जो दर्द, जो तकलीफ मेरी छोटी बहन सह रही थी, वो शायद मेरी तकलीफ से कहीं ज़्यादा था। मैं अब सोच चुकी थी कि मुझे आगे क्या करना है। मैंने वो शादी का जोड़ा खुद पहन लिया और अपनी बहन को अपने कमरे में लॉक कर दिया। उससे कहा, तुम चादर ओढ़कर यूं लेटना जैसे सो रही हो। और मैं खुद दुल्हन बनकर घूंघट निकालकर अपनी बहन के कमरे में जाकर बैठ गई। मेरा पति मेरे कमरे में गया था। वो समझा मैं सो रही हूँ, इसलिए मेरे पास आया और मुझे सुरभि समझकर कहने लगा, आज हमारी शादी हो जाएगी, फिर तुम्हें मुझसे कोई भी जुदा नहीं कर सकता। उसे इस बात का भी पता नहीं था कि 2 बहनों से एक बार में शादी नहीं कर सकते। उसके ऊपर तो बस हवस की पट्टी बंधी हुई थी। वो बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद फिर आया और कहने लगा, चलो सुरभि, पंडित जी तैयार हैं, हमें अभी मंदिर जाना होगा। मैंने घूंघट ऊपर नहीं किया था और उसके साथ चली गई। वहां जाकर मेरी अपने ही पति से दोबारा शादी हो गई। अब मैं दुल्हन बनी उसका इंतजार कर रही थी। जब वो कमरे में आया तो मैं घूंघट निकाले बैठी थी। जैसे ही उसने मेरा घूंघट उठाया, मैंने तेज धार वाले चाकू से उस पर वार करना शुरू कर दिए। इस आफत के लिए वो तैयार नहीं था, इसलिए समझ ही नहीं पाया। मैंने उसके पेट पर चाकू से इतनी बार वार किए कि वो मेरा हाथ और चेहरा खून से भर चुके थे और अब उसका शरीर बेजान होकर मेरे सामने पड़ा हुआ था। मैं कमरे से बाहर निकल गई। मुझे अपने किए पर बिल्कुल भी पछतावा नहीं था। मैंने इंसान के रूप में छिपे दरिंदे को मार डाला था, ख़त्म कर दिया था मैंने उसे। मैंने अपना कमरा खोला। सुरभि मुझे इस तरह देखकर डर गई थी। मेरे हाथ, मेरा चेहरा सब खून से भरे हुए थे। मेरे हाथ में चाकू भी मौजूद था, जो अब मेरे हाथ से छूटकर जमीन पर जा गिरा था। सुरभि मुझे देखकर रोने लगी, कहने लगी, दीदी आपने ये सब क्या कर दिया? मैंने उससे कहा, तुम चुप रहोगी सुरभि, किसी से कुछ मत कहना। तुमने मेरा घर बसाने के लिए जो कुर्बानी दी है, उसके सामने मेरी कुर्बानी कुछ भी नहीं है। तुम किसी को भी इस हकीकत के बारे में कुछ भी नहीं बताओगी। और फिर मैंने नहाकर कपड़े बदले, अपने खून से भरे कपड़ों को फेंक दिया और पुलिस को ये कहा कि रात चोर आए थे। मेरे पति ने बचाव करना चाहा तो वो चोर मेरे पति को मार कर चले गए। छोटी मोटी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही किस्सा ख़त्म हो गया था। आज मेरी छोटी बहन की शादी है। जो दर्द, जो तकलीफ़ उसने बर्दाश्त की थी, वो उसके और मेरे सीने में दफन है और हमेशा दफन ही रहेगी। अब मैं अपने माँ बाप के पास रहने लगी हूँ। मेरी बहन अपने घर में बहुत खुश है। उसका पति उससे बहुत प्यार करता है और उसे खुश देखकर मैं भी बहुत खुश हूँ। सागर सबकी नज़रों में एक बहुत ही अच्छा और महान मर्द था कि पत्नी और घर की सुरक्षा करते हुए उसने अपनी जान दे दी। लेकिन ये तो मैं और सुरभि ही जानते थे कि सागर कैसा था।
सुरभि की शादी को अभी 2 ही साल गुजरे थे कि मेरे भाई ने मेरे लिए भी रिश्ता ढूंढ लिया। मैं शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन भाई ने और मेरी बहन ने ही मुझे समझाया कि पूरी जिंदगी यूं तन्हा नहीं गुजर सकती। फिर मैं भी भला क्यों ऐसे इंसान की खातिर खुद को तन्हाई में डालती जिसने हम दोनों बहनों की जिंदगियां बर्बाद कर दी थीं। इसलिए मैंने भी शादी के लिए हामी भर ली। मेरी शादी को भी 2 साल का अरसा बीत चुका है। मेरा एक प्यारा सा बेटा भी है और मैं अपने घर में अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ। मेरे दिल में कभी भी अपने किसी भी किए गए काम पर पछतावा नहीं हुआ था। मुझे ये लगता है कि मैंने सही समय पर सही फैसला किया था। सच ही कहते हैं, औरत को हमेशा सावधान रहना चाहिए। रिश्ते भी दगा दे जाते हैं, फिर चाहे वो देवर हो, जेठ हो, जीजा हो या फिर कोई भी दूर का रिश्तेदार मर्द हो। हमेशा मर्द से दूरी बनाकर रहें और सावधान रहें। दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। कहानी को पूरा अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मिलते हैं अगली किसी नई कहानी के साथ।